ओके गाइस, आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे एंटो 311 का गन्ने की श्वेत मक्खी या शुगर केन वाइट फ्लाई। अब नाम से पता है कि गन्ने की श्वेत मक्खी या शुगर केन वाइट फ्लाई, तो ये जो इसका अटैक है वो किस पर होगा? गन्ने की फसल पर, शुगर केन पर। तो इसे सफ़ेद माशी भी कहते हैं और ये हेमीप्टरा ऑर्डर से बिलोंग करते हैं। फैमिली इसकी है, और सॉरी सब ऑर्डर है होमोप्टरा और फैमिली है इसकी एलेरोडी। और अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो आपको इसका फाइलम क्लास पता ही है कि इंसेक्ट का फाइलम क्लास फर्स्ट इंसेक्ट से ही सेम आ रहा है। और अब इस जीनस की बात करें तो जीनस इसका है हमारे पास एलिरोलोबस बैरोडेनेसिस इसकी स्पीशीज। तो ये हमारे पास इसकी जीनस और स्पीशीज हो गई। और नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके होस्ट प्लांट की। अब फर्स्ट तो आपको नाम से पता चलता है कि जब हम होस्ट प्लांट की बात करते हैं तो जिस पर इंसेक्ट अपनी लाइफ को स्पेंड करता है वो इसका होस्ट प्लांट कहलाता है। नाम ही क्या रखा गया है, शुगर केन वाइट फ्लाई। तो इसका होस्ट प्लांट कौन सा होगा? फर्स्ट तो हमें पता है ना, इसका होस्ट प्लांट क्या हो जाएगा, शुगर केन या गन्ना। और इसके अलावा भी इसके जो होस्ट प्लांट्स हैं वो ज्वार, बाजरा, मक्का, गेहूं, जौ इत्यादि होते हैं। अब जब डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं कि इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है या इसका जो वितरण है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है। इंडिया में इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बंगाल, बिहार आदि प्रदेशों में पाया जाता है, या ये डिस्ट्रीब्यूटर रहते हैं या वहाँ पाए जाते हैं। अब हम बात करें इसके डैमेज या इसका जो इम्पोर्टेंस है या नेचर ऑफ डैमेज है, ये किस प्रकार से फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो पहले भी हम चर्चा करते रहे हैं या स्टडी किया हमने कि कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जिसके जो केवल ब्रूडी या एडल्ट इंसेक्ट्स ही फसल को खराब करते हैं। कुछ ऐसे इंसेक्ट्स भी पड़े हैं जिसमें केवल लार्वा फॉर्म में ही या जो सुंडी फॉर्म होती है उसमें ये क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाते हैं। तो जब हम वाइट फ्लाई की, शुगर केन वाइट फ्लाई की बात करें तब हम क्या देखते हैं कि इसकी जो शिशु अवस्था है, इसका जो निम्फ है और जो इसका एडल्ट है, दोनों ही स्टेजेस क्रॉप्स को हानि पहुंचाती हैं। हार्मफुल है ये क्रॉप्स के लिए, इसका निम्फ भी और इसकी एडल्ट स्टेज भी। और दोनों के जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, चूसने वाले या पिंच करने वाले, चुभने वाले। और गन्ने की जो फसल है उसके लिए इसको बहुत हानिकारक इंसेक्ट माना गया है। इसको हानिकारक इंसेक्ट मानते हैं, इसीलिए इसका नाम भी गन्ने की फसल के कारण ही गन्ने की श्वेत फ्लाई कहते हैं या व्हाइट फ्लाई ऑफ शुगर केन कहा जाता है। इससे क्या होता है, इसका जो अटैक है, इसका जो प्रकोप है वो कब रहता है, जुलाई से लेकर नवंबर तक इसका अटैक होता है। और जो फसल है इसकी वो इसके प्रकोप से 50% तक जो इसकी क्रॉप्स है वो नष्ट हो जाती हैं। और जहाँ नमी अधिक रहती है या पानी भरा रहता है उस जगह पर इस इंसेक्ट का जो प्रकोप है या अटैक है वो अधिक होता है। वैसे ही क्या होता है, और सेकेंडली क्या है, जो नाइट्रोजन की कमी होती है तब भी इसका अटैक अधिक होता है। मतलब दो फैक्टर्स आ गए, एक हमारे पास वहाँ जहाँ नमी अधिक होती है और पानी भरा रहता है, और सेकंड जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है। दोनों ही स्टेजेस में, दोनों ही अवस्था में इस इंसेक्ट का अटैक अधिक होता है और ये साल भर, पूरे साल ही एक्टिव कंडीशन में रहता है।
और इसकी जो संख्या में कमी कब आती है, जब गर्म हवाएं चलती हैं अप्रैल मई में, या जैसे जून में जब गर्म हवाएं चलती हैं तो इसकी जो संख्या है वो कम हो जाती है। अब इसकी जो दोनों स्टेजेस है, निम्फ है और इसके अडल्ट है, वो गन्ने की जो लीव्स होती हैं उसके रस को चूसते हैं, और रस चूसने से क्या हो जाती है, लीव्स कमजोर हो जाती हैं और पीली पड़ जाती हैं, जिसमें क्या हो जाता है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है और प्लांट्स छोटे ही रह जाते हैं। जब ग्रीनरी खत्म होगी उसमें उसका जो पत्तियों का रस है वो इंसेक्ट द्वारा चूस लिया गया, तो उसका जो ग्रीन पोर्शन है वो खत्म होकर पत्तियां येलो कलर की हो जाएंगी, सूख जाएंगी, और इसके कारण जो प्लांट्स की ग्रोथ है वो कम हो जाती है, जिससे प्लांट्स छोटे ही रह जाते हैं। और ये इंसेक्ट्स क्या करते हैं, उसके अंदर अपने जो बीक है उसको गड़ाकर रस चूसते हैं, जिससे पत्तियों पर ऐसा दिखाई देता है जैसे उन पर घाव हो जाता है, और उस स्थान पर जहाँ पर ये इंसेक्ट अपने मुखांगों द्वारा चूसते हैं उस स्थान पर फंगस का इन्फेक्शन हो जाता है या कवकों का अटैक हो जाता है, और उस अटैक होने से पौधे के कलर हरे की बजाय लाल रंग का या हल्के येलो कलर का दिखाई देने लगता है। अब ये जो कवक है या फंगस है, इनके प्रकोप होने से क्या हो जाता है, जो गन्ने की लीव्स हैं उनके ऊपर धब्बे दिखाई देने लगते हैं, और गन्ने के बीज पत्तियों में जो इसके मतलब लिविंग जो होते हैं निम्फ और इसके जो प्यूपा होते हैं वो भी चिपके हुए रहते हैं। तो अब क्या हो जाता है कि क्या करेक्टर हो गया कि एक तो हमारे पास पत्तियों का रस चूस लिया इंसेक्ट ने और वहां पे घाव जैसे बन गया, और उस स्थान पर फंगस का इन्फेक्शन हो गया। तो एक इंसेक्ट का अटैक हुआ, दूसरा उस पर फंगस का अटैक हो गया। इंसेक्ट के अटैक से पहले पौधे की जो पत्तियां हैं तो वो सूख जाती हैं, पौधे का आकार साइज नहीं बढ़ता। सेकंड, जब फंगस का इन्फेक्शन हो जाता है तो फंगस के इन्फेक्शन के साथ उसकी पत्तियों पर धब्बे दिखाई देने लगते हैं। तो फाइनली क्या हुआ, जो प्लांट्स है वो हमें कैसा दिखाई देता है, रोग युक्त, मतलब उसमें रोग दिखाई देने लगता है। अब इसमें क्या होता है कि जब इस फसल पे प्रकोप होता है तो इसमें सुक्रोज की मात्रा कम हो जाती है, जिससे क्या होता है कि इसके गुणवत्ता में या इसकी जो रस की क्वालिटी है उसमें फर्क हो जाता है। हम देखते हैं कि इसकी लाइफ हिस्ट्री क्या है, या इसका जो लाइफ है वो कैसे पूरी होती है। लाइफ की स्टेजेस है हमारे पास 4। फर्स्ट एक, सेकंड nymph, थर्ड वन इज pupa एंड 4 इज adult। तो 4 स्टेजेस है हमारे पास लाइफ की। अब ये एग हैचिंग का टाइम नजर आ रहा है आपको 7 डेज। 7 डेज के बाद हमें क्या स्टेज मिलती है, निम्फ। निम्फ के 11 डेज के बाद क्या मिलता है, प्यूपा। प्यूपा से केवल एक दिन में एडल्ट बन जाते हैं, और एडल्ट के 2 डेज बाद ही पॉपुलेशन प्रोसेस के बाद एग लेइंग होती है। तो इस प्रकार जो टोटल लाइफ है वो क्या होती है 27 डेज में, और एक साल में 9 जनरेशन या 9 पीढ़ियां बनती हैं। अब फर्स्ट स्टेज की हम बात करते हैं, एग। एग में क्या होता है कि जो शुगर केन है उसकी पत्तियों के नीचे की सतह पर दिए जाते हैं, और कैसे दिए जाते हैं, लाइंस में देते हैं, और एक पत्ती पर एग्स की कई लाइंस दिखाई देती हैं, कई लाइंस मिलती हैं, और एक लाइन में लगभग 51 एग्स दिए जाते हैं। और अपनी पूरी लाइफ टाइम में जो फीमेल इंसेक्ट है वो कई बार एग लेइंग करती है, और एक बार में लगभग 100 एग्स देती है। कई बार करती है अपनी लाइफ टाइम में एग लेइंग और 100 एग्स देती है।
और जो एग की साइज की बात करें तो 0.3 mm लंबा और चमकदार अंडाकार होता है और इसका जो कलर है वो येलो होता है। और इसका जो स्पेसिफिक कैरेक्टर है कि इसके जो आधार वाला सिरा है वो गोल और चौड़ा होता है, जबकि दूसरा सिरा नुकीला होता है। और जो ये एग है इनके ऊपर एक पेडिकल या व्रंत निकला होता है, जिसकी सहायता से जो एग्स हैं वो लीव्स पर चिपके हुए रहते हैं। और गर्मी की कंडीशन में, गर्मी के मौसम में लगभग 7 दिन हैचिंग टाइम रहता है और सर्दियों में लगभग 13 to 14 डेज में एग हैचिंग कंप्लीट होती है और उसमें से निम्फ या शिशु निकलते हैं। और नेक्स्ट सेकंड जो स्टेज है वो है शिशु या निम्फ। अब निम्फ की जब बात करें तो ये अंडाकार होते हैं, चमकदार और पीले रंग के होते हैं, 0.3 mm तक लंबे होते हैं। और क्या होता है कि जब ये शिशु निकलते हैं तो ये उस पत्तियों पर, जिन पत्तियों पर एग लेंगे होती हैं वहीं से शिशु निकलेंगे ना एग से, तो उन लीव्स के ऊपर इधर उधर चलते रहते हैं, टहलते रहते हैं और एक उपयुक्त स्थान मिलने पर ये उस पत्ती पर चिपक जाते हैं और उसका रस चूसना शुरू कर देते हैं। और लगभग 3 दिन के बाद इसमें मोल्टिंग की क्रिया होती है या जिसे मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। तो मोल्टिंग से जो सेकेंड इंस्टोर बनता है वो क्या होता है, चमकदार हो जाता है। पहला तो हमारे पास एक नींव बिना, अब सेकेंड इंस्टोर बना, चमकदार होता है, काले रंग का होता है। इस जो कंडीशन में सेकेंड इंस्टोर में इसकी जो लेग्स हैं वो छोटे होते हैं और एंटेनी एब्सेंट होती है और एक स्थान पर चिपक कर ये पत्तियों का रस चूसते रहते हैं। फिर इसमें अगेन निर्मोचन की क्रिया होती है और थर्ड इंस्टार बनता है जो पूर्ण रूप से डेवलप होकर 2 mm लंबा हो जाता है। और इसी प्रकार क्या होता है, दूसरा जो इंस्टार की तरह इसके भी लास्ट में एक एनस तथा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं। तो अब क्या होगा, इसकी जो निम्फ है उसकी डेवलपमेंट या उसकी वृद्धि होती रहती है। ये एनस जो पोर्शन है उससे हनी ड्यू का सीक्रेशन भी होता है। और गर्मियों की अगर कंडीशन की बात करें तो ये लगभग 11 डेज में और सर्दियों में ज़्यादा टाइम लेता है, लगभग 31 दिनों में, 31 दिनों में ये पूर्ण रूप से विकसित होकर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हमारे पास तीसरी स्टेज जो हमारी है फर्स्ट, सेकंड और ये हमारे पास थर्ड स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है। और थर्ड स्टेज के बाद हम किसकी बात करते हैं, जो हमारी ये फोर्थ स्टेज है अडल्ट की, जो निम्फ है उससे अडल्ट कैसे डेवलप होता है। नेक्स्ट थर्ड स्टेज की बात करते हैं प्यूपा या जिसे कृमि कोश भी कहते हैं। इसे और नामों से भी जाना जाता है, जैसे शंकु भी कहा जाता है। और जो पूर्ण विकसित हो जाता है निम्फ तो कुछ टाइम के बाद ये क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। निम्फ जब पूर्ण विकसित हो जाता है तो ये कुछ समय में एक्टिव होता है और फिर क्या होता है, ये व्हाइट कलर के वैक्स द्वारा ढक दिया जाता है। तो उसी क्या होता है, कृमि कोश कहते हैं ना, जो प्यूपा बनता है। तो प्यूपा क्या है, निम्फ या लार्वा जो होता है उसके बाहर एक प्रकार के आवरण का फॉर्मेशन होना। और इसी प्रकार क्या होता है, ये जो निम्फ है इसमें बाहर व्हाइट कलर के वैक्स से कवर हो जाता है। और प्यूपा का बनना ही क्या होता है, इस जो इंसेक्ट है उसका एक स्पेसिफिक करेक्टर है, क्योंकि हेमीप्टेरा ऑर्डर है उसमें इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। जबकि इसमें क्या है, अब ये चेंज हो गया ना, इसमें प्यूपा की फॉर्मेशन होती है। जो प्यूपा अंडाकार होता है और चपटा होता है और रंग और निम्फ से बड़ा होता है, ठीक है। और इसकी जो चेस्ट है, जो इसका वक्ष है, थॉरैक्स पोर्शन है, उस पर टी
एक साइन बना होता है और जिस स्थान से प्यूपा फटता है, मीन्स प्यूपा के ऊपर क्या होता है, एक टी, प्यूपा के ऊपर एक टी आकार का चिन्ह बना होता है जहाँ से प्यूपा फटता है और वहाँ से फ्लूइड बाहर निकलता है। तो सारा जनरली क्या होता है, जो कोशावस्था है या प्यूपल स्टेज है वो 7 डेज की होती है, जबकि सर्दियों में बढ़ जाती है। अब देखो इम्पॉर्टेंट बात है ये कि एग हैचिंग से जब हम बात कर रहे हैं तो एग हैचिंग से क्या है, जब टेम्परेचर राइज हो रहा है तो उस प्रोसेस में कम डेज लग रहे हैं, और जब टेम्परेचर कम है तो उसी प्रोसेस में अधिक दिन लग रहे हैं। पहले से देख रहे हैं एग हैचिंग में भी यही था, निम्फ डेवलपमेंट में भी यही है, और नेक्स्ट अब प्रोड, जब हम एडल्ट की बात करते हैं तब भी हम यही देखते हैं। तो एडल्ट क्या होता है, ये लगभग 2.5 mm लंबा इंसेक्ट होता है और 1 mm मोटा होता है। और इसकी कलर की बात करें तो इसका कलर येलो रंग का होता है, येलो होता है, और इसके ऊपर क्या होता है, 2 जोड़ी छोटी छोटी झिल्लियों जैसे पंख होते हैं। अब ये एक इसका मॉर्फोलॉजिकल स्पेसिफिक कैरेक्टर हुआ कि इसकी जो पंख, बॉडी के ऊपर 2 जोड़ी छोटी छोटी सफेद झिल्लियों जैसे पंख होते हैं, और इसकी जो सिर है वो हाइपोगेनेथस होता है, और जो इसका प्रोड कीट है या इसका जो एडल्ट है वो लगभग 30 डेज की लाइफ होती है। मीन्स इनकी जो लाइफ है एक प्रोड की 30 डेज है, और 1 साल में इसकी बहुत सी पीढ़ियाँ मिलती हैं। पहले कई इंसेक्ट में हमने देखा था ना कि एक वर्ष में एक पीढ़ी भी मिलती है, किसी में 2 से 6 तक मिलती है, इसी प्रकार इसमें भी कई पीढ़ियाँ मिलती हैं। और इसका जो लाइफ है वो क्या होता है, अब फिर अगेन यहाँ पे टेम्परेचर वेरिएशन है, टेम्परेचर वेरिएशन के कारण लगभग 30 दिन का होता है, लेकिन अधिक जब टेम्परेचर है या गर्मी है तो इसकी जो लाइफ है वो 27 डेज की होती है, जबकि सर्दियाँ होने के कारण इसकी लाइफ बढ़ भी जाती है। और इसमें जो एडल्ट है या जो एडल्ट इंसेक्ट है वो क्या है, प्यूपा के निकलने से, मतलब जब 4th स्टेज में आता है, फर्स्ट एग, सेकेंड हमारे पास निम्फ, थर्ड प्यूपा, जब 4th स्टेज प्रूड होता है तो वो प्यूपा से निकलने के कुछ समय बाद ही कॉपुलेशन की प्रोसेस को करते हैं, और पॉपुलेशन प्रोसेस के लगभग 2 डेज बाद ही जो फीमेल है वो एग लेइंग स्टार्ट कर देती है। तो इस प्रकार क्या होता है, इसकी जो लाइफ है वो 27 डेज अप्रॉक्सीमेट रहती है, जिसमें एग्स दोबारा एग लेइंग स्टार्ट हो जाती है। अब हम बात करते हैं इसके कंट्रोल या इसके मैनेजमेंट की, कि अगर हमें इसको कंट्रोल करना है कि ये क्रॉप्स पे अटैक नहीं करे तो हम किस किस तरह के उपाय कर सकते हैं। फर्स्ट है, जहाँ तक संभव हो जो पेड़ी की फसल है वो नहीं लेनी चाहिए, राइट। सेकेंड है कि अगर पानी के निकास का उचित प्रबंध नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने देखा था कि जहाँ नमी और पानी रुका हुआ है वहाँ पे इसका अटैक, पानी भरा रहता है वहाँ इस इंसेक्ट का अटैक अधिक होता है। तो जहाँ पानी निकास का प्रबंध नहीं हो, उन खेतों में पानी नहीं इकट्ठा हो सके और पानी की नमी की मात्रा कम रहे, मतलब अधिक ना हो। फिर सेकेंड हमने देखा था कि जहाँ नाइट्रोजन की कमी है तो उपाय क्या है कि नाइट्रोजन की उचित मात्रा रखनी चाहिए। और अगस्त सितंबर में क्या होता है कि जो लीव्स हैं उनको देखकर, उनको ऑब्जर्व करके, जो मतलब ग्रसित पत्तियां या जिन पर ये वाले इंसेक्ट का वाइट जो फ्लाई है इसका अटैक हुआ है, उन पत्तियों को हटा देना चाहिए और नष्ट कर देना चाहिए। गिरने की प्रतिरोधी किस्में लगानी चाहिए ना। और नेक्स्ट क्या है कि अगर प्रकोप हो जाता है तो दिस इज द ट्रीटमेंट। इस प्रकार की जो ये केमिकल्स हैं इनसे हम उन फसल को ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या कहते हैं कि अगर प्रकोप 1 महीने के अगर अधिक प्रकोप हो जाता है
तो इनको हम क्या करते हैं, 1 महीने के अंतर पर दोबारा स्प्रे कर सकते हैं या दोबारा इन केमिकल्स का यूज किया जाता है। और लास्ट हमारे पास जो एक और ऑप्शन है कि नेचुरल एनिमी, इनके कुछ इंसेक्ट के जो प्यूपा पर परोपजीवी हैं तो उनको भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे ये जो स्पीशीज है इसमें से प्यूपा पर, निम्फ पर और निम्फ या प्यूपा पर जो परोपजीवी हैं इनको भी हम इनको कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं। तो इस प्रकार जो व्हाइट फ्लाई है उसका क्लासिफिकेशन, होस्ट प्लांट, उसकी लाइफ साइकिल और उसका अटैक कैसे होता है, नेचर ऑफ डैमेज और उसकी जो कंट्रोल है, ये सब एक व्हाइट फ्लाई की स्टडी में हमारा कंप्लीट हो गया।